हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अच्छा पे। बच्चे, आप सबको पता है कि आपका हाफ ईयरली का पेपर नजदीक आ चुका है ना, और जल्दी सीबीएसई स्टार्ट करने वाली है हाफ ईयरली का पेपर। और मैथ्स का पेपर तो कहना नहीं आ रहा है ना, बच्चों के ऊपर कहर ढाता ही रहता है। बच्चे खूब डरते हैं मैथ्स के पेपर से, लेकिन आपके भैया है ना, मैथ्स में डरने की कोई जरूरत है नहीं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया है यूट्यूब पे। तो अगर कोई चैप्टर आपका वीक है जिसको आपको शुरू से पढ़ना है, तो जाओ चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो और वहां जाके चैप्टर को बेसिक से पढ़ो। बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, कि हाफ ईयरली का पेपर इतना नजदीक है तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो। मैं कहूंगा कि आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे ही आएंगे सीओ, है ना, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ताकि आप पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म कर सको, है ना। और भैया, जब हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो भाई जो गलती तुमने पहले कर दी है उसको तुरंत तो सुधारा नहीं जा सकता, है ना। तो हाफ ईयरली का पेपर दो, उससे के जो पेपर में आप क्वेश्चंस करोगे और वहां जो गलतियां होंगी उन गलतियों से सीखना, ऑब्जर्व करना, और अगली बार उस गलती को रिपीट मत करना, है ना। मतलब हाफ ईयरली के बाद जो चैप्टर्स आपके वीक है उसको बेसिक से क्लियर करना, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना चैप्टर को, ताकि वो चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाए, फाइनल में छोड़ सके। अपना तो टारगेट पता ही है ना, एक ही तो टारगेट है भाई, इसके नीचे तो अपन बात ही नहीं करते हैं। 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाफ ईयरली पेपर को टारगेट करके एक सीरीज चला रहे हैं ना, मैराथन सीरीज चला रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे जितने भी चैप्टर जो हाफ ईयरली पेपर में आते हैं उनमें चैप्टर वाइज जो 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में कंफर्म आएंगे, आना ही आना है, ठीक है, उसको मतलब कोई नहीं बदल सकता, आना ही आना है, ठीक है। मतलब बहुत चांसेस रखता है आने का, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को टारगेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बातचीत तो बहुत हो गई है ना, बातचीत तो करने के लिए टाइम पड़ा है। देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोबिता क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, एक और बात, जब हम चैप्टर अभी करेंगे, मतलब 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे और कुछ आपको टिपिकल लगे। तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन को पास आउट कर देना, उसकी वीडियो नहीं देखना है, नहीं। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने को मिले, ठीक है। और नहीं सीखने को मिला तो रिवीजन तो हो ही जाएगा ना भाई, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस यहाँ पे वीडियो नहीं बता रहे कि मोस्ट टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, मोस्ट इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं। यहाँ उन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जो पेपर में आने वाले हैं, तो वो इजी भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, ठीक है। चल क्लियर। फिलहाल देखते हैं। तो प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे आया है? सीबीएसई में पूछा गया था, और बेसिक मैथमेटिक्स में जो 2023 में पूछा गया था, और स्टैंडर्ड मैथ्स में 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये कितने मार्क्स में आया था भाई? 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। 2023 में बेसिक मैथ्स में 3 मार्क्स और 2024 में स्टैंडर्ड मैथ्स में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो आइए सॉल्व करते हैं इस चीज को। देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको करना क्या है, सामने वाले ने कहा कि प्रूव करके दिखाओ कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमें तो पहले से पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, फिर भी सामने वाला कह रहा है प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये मान लेंगे कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक। और हम उसको सॉल्व करेंगे, बाद में पता चलेगा कि हमसे गलती हो गई। हम कह देंगे कि जो हमने माना है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो गलत मान लिया भाई, हमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, पाप हो गया, हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो, त्राही माम प्रभु त्राही माम, है ना। माफी मांग लेंगे कि हमसे गलती हो गया कि हमने रूट 5 को रैशनल मान लिया, ठीक है। तुम जो थे वो सही थे, मतलब रूट 5 पहले इरेशनल था तो इरेशनल थी। तो हम पहले क्या करेंगे, रूट 5 को रैशनल मानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और खुद को गलत प्रूव कर देंगे कि हमने जो माना था वो गलत माना था, इसलिए रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ गई? चल अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है बच्चे, तो रूट 5 किसके बराबर होगा? सबको पता है भैया, पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, है ना। अगर रूट 5 पी अपॉन क्यू के बराबर है तो पी अपॉन क्यू का कंडीशन तो सबको पता है कि वेयर पी एंड
Q are integers, where P and Q are integers. हम सबको पता है कि P और Q कैसे हैं, इंटीजर्स है ना, और Q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी। ये रैशनल नंबर का कंडीशन है। अब क्या करें, इस Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। रूट 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Q से, इक्वल टू P। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि भैया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तभी रूट हटेगा। तो हमने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना बच्चा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां लिख दिया रूट 5 इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमने क्या करा भाई, बहुत सिंपल काम करा, इधर भी स्क्वायर मारा तो इक्वल के इधर भी स्क्वायर मारा। अब क्या करें, मल्टीप्लाई में सबको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो रूट 5 का स्क्वायर अलग और क्यू का स्क्वायर अलग इक्वल टू पी स्क्वायर। तो लिख देते हैं रूट 5 का स्क्वायर अलग इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 5। तो बताओ 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं, पी स्क्वायर को। कैसे भैया कैसे, क्योंकि पी स्क्वायर के नीचे 5 है ना, डिवाइड में 5 है, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। तो यहां लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। इसके बारे में मैंने चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो अभी बस इतना समझ लो कि अगर किसी के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा, है ना। तो पी स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक। यहाँ पे एक लाइन लिख दो, सिंस 5 कैसा नंबर है, 5 के बारे में लिख दो, 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, सबको पता है, एंड डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है और किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, ये लिख दिया। अच्छा एक काम करना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानकर चलना, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मानकर चलना। अब सुनो यहां पे, अब पी की कहानी तो हमने कर दी, ठीक। पी को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो अब लेट कर लो पी इक्वल टू 5 पे। पी को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो पी इक्वल टू 5 पे मानना। पी को अगर 2 डिवाइड करता हो तो पी बराबर 2 ही मानते हैं ना। अब पी बराबर जो 5 पे माना उसको इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक। तो यहां लिखेंगे पुट कॉमा पी इक्वल टू 5 पे इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ये बात है, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बताओ बच्चे, बहुत सिंपल है भैया, इक्वेशन फर्स्ट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख डाला, इसे लगा डाला तो लाइक झिंगा डाला, है ना। अच्छा देखो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रहने दिया, ठीक। पी की वैल्यू देखो, पी बराबर कितना पुट कर रहा है, 5। तो पी की जगह रख दिया 5 पे, स्क्वायर है बच्चा, स्क्वायर लगा, अपॉन में 5, अपॉन में 5। अच्छा क्यू स्क्वायर इक्वल टू देखो 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, 5 और ए स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अपॉन में 5 है बच्चा, अपॉन में 5, है ना। अब क्या करें, 5 से 25 कट जाएगा, 5 बार में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर, है ना। 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बोलो। मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई मानसिक तनाव हो, कष्ट पीड़ा हो, दर्द हो, है ना। आगे प्रस्थान करें, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं ना। अब ध्यान से देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। तो यहां स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू, है ना। यहां पे लिख देंगे 5 के बारे में, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, एंड डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, है ना।
फाइव एक प्राइम नंबर है और किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर। अब देखो गौर फरमाना इस बात को। अच्छा एक चीज है, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकता हूँ हल्का सा। जो मैंने यहाँ पे लिखा पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर की जगह लिख दूं कोप्राइम। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं कोप्राइम, बार बार बता रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि जब देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना रूट 5 वाले, वो सिंगल पैटर्न के होते हैं। जैसे मैंने रूट 5 अभी तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी पैटर्न पे रूट 2 होगा, इसी पैटर्न पे रूट 3 होगा, इसी पैटर्न पे 1/√2 होगा, इसी पैटर्न पे 1/√3 होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो सिंगल पैटर्न पे होते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस में जब हम पी एंड क्यू आर लिखते हैं ना तो वो कोप्राइम लिखते हैं। ठीक है, कोप्राइम ही एक ऐसा कंडीशन है जो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने पे हेल्प करता है। ठीक है ना, कोप्राइम ही एक ऐसा कंडीशन है जो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने पर हेल्प करता है। दूसरी बात ये जान लो कि ये एक सिंगल पैटर्न का क्वेश्चन है, तो अगर मैं रूट 5 करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, तो ये सारे उसी बिहाफ पे होंगे, केवल थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज हुआ। और मैं रूट 5 करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में रूट 5 ही आए, हो सकता है उसके अंदर का डिजिट चेंज कर जाए हल्का फुल्का, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो इसी पैटर्न का आएगा। या तो पैटर्न सेम होगा जो पेपर में आएगा, या तो हो सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन करवाए वही सेम टू सेम छप जाए। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान रखना। एक और बात समझ लो, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे 2+√3, 2-√3, 2√5, 2/√3, ठीक है, मतलब प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, ये जो होते हैं ना वो एक सिंगल पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नहीं लिखते, इंटीजर लिखते हैं। ठीक है, आपको भैया एक बात बताओ, हमने तो रैशनल नंबर हमने जब रैशनल नंबर पढ़ा था तो हमने तो यही पढ़ा था कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। आप कोप्राइम क्यों लिख रहे हो भाई? इसके बारे में बहुत ही डिटेल से मैं बार बार बता रहा हूं, पहले की वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अभी हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अभी बस इतना समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में पी एंड क्यू आर को कोप्राइम मानना और इस टाइप के क्वेश्चन में पी एंड क्यू को इंटीजर मानना। ठीक है, और क्यों मानना है हाफ ईयरली के बाद आराम से लॉन्ग वीडियो देख लेना और सीख लेना, वहां पे बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करा है। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको, है ना। चलिए, आपको पता है कि कोप्राइम होता क्या है? आपको बता दूं कि कोप्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, अगर दो नंबर है जैसे पी और क्यू अगर कोप्राइम है तो पी और क्यू का जब हम एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ पी और क्यू का क्या निकालेंगे, क्या है गुस्से आ जाते हो भाई, पी और क्यू का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ 1 आएगा। तो अगर कोई कह रहा है कि पी एंड क्यू कोप्राइम है तो मतलब पी और क्यू का एचसीएफ क्या है, 1। और एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या होता है पता है? कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कोई बोल दे कि पी और क्यू कोप्राइम है तो आपको समझना है कि पी और क्यू का एचसीएफ कितना है, 1 है। और एचसीएफ 1 होने का मतलब होता है कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई पूछ ले 2 और 5 क्या कोप्राइम है, तो हम 2 का फैक्टर करेंगे 2 × 1, 5 का फैक्टर करेंगे 5 × 1, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 1। तो एचसीएफ का हो गया भैया 2 और 5 का, 2 और 5 का एचसीएफ जो हो गया वो 1 हो गया। अगर 2 और 5 का एचसीएफ 1 है मतलब 2 और 5 कोप्राइम है। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 और 5 का, मैंने पहला लाइन क्या बोला, 2 और 5 का एचसीएफ अगर 1 है तो 2 और 5 कोप्राइम है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है तो वो कोप्राइम है। जैसे देखो ना, दोनों में 2 और 5 में दोनों में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो 2 और 5 का अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो 2 और 5 क्या है, कोप्राइम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो फिर से रिपीट करो ताकि माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, बहुत अच्छे से सेट कर लो, इस लाइन को भूलना मत कि जब भी कोई दो नंबर कोप्राइम हो तो दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है। दो नंबर का एचसीएफ 1 होने का मतलब होता है दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। बात समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं, है ना। तो पी और क्यू कोप्राइम है तो पी और क्यू का एचसीएफ 1 है मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक एक बात लिख रहा हूं, क्या वो सुनो। बताओ पी को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, 5।
पी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है 10 कॉमा पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, कॉमन P and Q have a common factor as 5. P and Q have a common factor as 5. P और Q का कॉमन फैक्टर कौन है? 5 है भैया, ठीक। मतलब आपने अभी कहा कि P को 5 डिवाइड कर रहा है, हाँ, Q को 5 डिवाइड कर रहा है, हाँ, तो P और Q का कॉमन फैक्टर 5 है, हाँ। अरे देखो ना, 6 6 6 6 का फैक्टर करो तो 6 किसके, 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 into 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। मेरी बात समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, 6 का फैक्टर 2 into 3 होता है, इसका मतलब है 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। मेरी बात समझ में आ गया? 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। काट दो ना, 2 से 6 काटा 3 बार में, 3 से 6 काटा 2 बार में, डिविजिबल है या नहीं है? तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, 6 का फैक्टर 2 और 3 है, इसका मतलब 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है। उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 6 अगर 2 से डिविजिबल है तो 6 के फैक्टर में 2 आएगा। समझ में आ गया? 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 के फैक्टर में 3 आएगा। सिंपल बात बोल रहा हूं, यही बात बोल रहा हूं ना, बस इसी चीज को ध्यान रखना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना। तो एक बात बताओ, P जो है वो 5 से डिविजिबल है, Q जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो P के फैक्टर में कौन आएगा? 5 आएगा। Q के फैक्टर में कौन आएगा? 5 आएगा। तो दोनों के फैक्टर में कौन आ रहा है? 5। तो P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 5। मेरी बात समझ में आ गया? दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 5 है। तो वही चीज लिखा, 10 P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर एज 5। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो P और Q का कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन हम जानते क्या है? हम ये जानते हैं कि P और Q कैसा नंबर है? कोप्राइम। और कोप्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर कितने होते हैं भाई? 1 होते हैं, है ना। तो लिखेंगे बट वी नो दैट P and Q have a common factor, but we know that P and Q have a common factor as 1 only। लेकिन हम जानते हैं कि P और Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि P और Q का कॉमन फैक्टर केवल क्या है? 1 है ना। अब देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो P और Q का कॉमन फैक्टर 5 आया, लेकिन हम जानते हैं P और Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा, क्योंकि P और Q को प्राइम नंबर था। तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। सॉल्यूशन करने पे पता चल रहा है साला कॉमन फैक्टर 5 है, हमने मान के चला था P और Q को प्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, लड़ाई पैदा हो गई। ये लड़ाई पैदा क्यों हुई? ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? ये अराइज इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। हमने गलत क्या माना था? √5 एक रैशनल नंबर है, तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे और कह देंगे √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। बस इसी चीज को लिखते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, that √5 is a rational number। इस लाइन का मतलब समझो, मैंने कहा दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, मतलब ये जो विरोधाभास पैदा हुआ, ये जो गलती पैदा हुई, ये जो लड़ाई पैदा हुई, वो क्यों पैदा हुआ? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, हमारे गलत मानने के कारण पैदा हुई। हमने क्या गलत माना था? √5 इज अ रैशनल नंबर।
√5 को रैशनल माना था, ठीक है। अब हम अपनी गलती क्या कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। हैंस कॉमा √5 इज एन इरेशनल, हैंस कॉमा √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने अपनी गलती सुधार ली भैया, हमसे गलती हो गई थी, वो हमने गलती सुधार ली। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना, ये कर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो सुनो। प्रूव दैट 5 minus 2√3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number. आपको कह रहा है कि 5 minus 2√3 इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाओ, और आपको गिवन है कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई, आइए, ठीक। आइए सबसे पहले इसको रैशनल मान लेते हैं ना। 5 minus 2√3 को क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। आसान है भाई लोग, है ना, बस चीजों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। रैशनल नंबर, अगर बच्चा ये रैशनल है तो जो भी रैशनल नंबर होता है वो सबको पता है p/q के बराबर होता है। और शायद अब भी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला क्वेश्चन हो तब p और q को इंटीजर्स मानना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और यही कंडीशन जो हम मानते हैं यहाँ पे इंटीजर्स को प्राइम, यही वो कंडीशन होता है जो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने में हेल्प करता है ना। तो हमने माना क्या, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ नहीं भाई, सिंपल बात, जो रूट में जो वैल्यू है ना उसका वैल्यू निकाल लो। मतलब रूट में 3 है तो √3 की वैल्यू निकाल लें। हाँ जी, देखते हैं। जैसे देखो, अब ध्यान देना, ये माइनस में 2√3 इक्वल के इधर आया तो प्लस में 2√3, सिंपल। अच्छा बताओ, 5 रहने दिया, p/q के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस इक्वल टू 2√3, 2√3 के आगे प्लस, यहां कुछ नहीं है, प्लस है। अब क्या करें, p के नीचे q यहां पे नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये q डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से भाई लोग, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दें, चलो यार। तो 5 को सॉरी q को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये 5q। माइनस में क्या है भैया, p, अपॉन में क्या लिख दिया, q, इक्वल टू y 2√3। अच्छा एक काम करेगा, क्या हम करें, √3 के साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q माइनस p अपॉन में 2q, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं यार, इसको लिखते हैं 5q माइनस p अपॉन में 2q, और इक्वल टू क्या हो गया, √3। तो इतना बराबर √3 बोलो या √3 बराबर इतना बोलो, बात तो एक ही बात है ना। मतलब सिंपल सी बात है भाई, गंगाधर ही क्या था, शक्तिमान था। शक्तिमान देखे हो ना। अच्छा, जो जो बच्चा बचपन में शक्तिमान देखा है भाई, ठीक है, वो कमेंट करके बताना यार, शक्तिमान कौन कौन देखा है ना। नहीं देखो तो देखो यार, ठीक। हम थोड़े शक्तिमान जमाने वाले बच्चे, ठीक है। शक्तिमान, जूनियर जी, और कौन सा सीरियल आता था भाई, सोनपरी आता था, सोनपरी है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल लाइन लिखेंगे, सिंस हमने p और q को क्या माना है, इंटीजर माना है, तो वही चीज यहाँ करेंगे, ठीक। यहाँ पे p की बात हुई है, q की बात हुई है, 2 और 5 है ना। तो ये सारे क्या है, इंटीजर, p, q, 2 एंड 5 आर इंटीजर्स, है ना। ये क्या है, सबको पता है इंटीजर्स, ठीक। और कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर दो, वो एक क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, है ना। तो 5q माइनस p अपॉन में 2q इज अ रैशनल नंबर, है ना। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सबको पता है अगर ये रैशनल है तो रैशनल के बराबर जो भी होगा वो भी क्या है, रैशनल। ये रैशनल तो √3 भी भैया रैशनल, तो देयरफॉर √3 इज अ रैशनल नंबर, है ना। √3 कैसा नंबर है,
रैशनल नंबर। मतलब अगर ये रैशनल है तो रैशनल के बराबर जो होता है वो रैशनल है। लेकिन हम कहा जानते हैं भाई, हम जानते हैं √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये गिवन था ना कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो लेकिन हम जानते हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. हमने क्वेश्चन के अनुसार ये सीखा, ये जाना कि √3 कैसा है। जब सॉल्व किया तो पता चला √3 रैशनल है, लेकिन हम जानते क्या है, √3 कैसा है, इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी। और कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन कुछ ना कुछ रीजन के कारण पैदा हुआ होगा। एक ही रीजन है, हमने गलत माना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ सिंपल लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption that 2 minus क्या था भाई, सॉरी 5 माइनस था ना, 5 minus 2 √3, that 5 minus 2 √3 is a rational number। हमने इसको क्या माना था, रैशनल माना था, है ना, रैशनल नंबर। अब क्या करें, सिंपल सी बात, नीचे लिखेंगे कि भैया यहाँ पे क्या लिखा, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ वो हमारे गलत मानने के कारण पैदा हुआ। क्यों, क्या गलत माना भाई, गलत ये माना कि 5 minus 2 √3 कैसा नंबर है, रैशनल। अब अपनी गलती सुधार लेते हैं, नीचे लिखेंगे हैंस कॉमा 5 minus 2 √3 इज एन, है ना, ए रैशनल नंबर। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये हमने क्या कर दिया, है ना। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से चीजें क्लियर कर ली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, प्रूव दैट 4 का पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। आपको कह रहा है कि बताओ, मतलब बताओ क्या, प्रूफ करके दिखाओ कि 4 का पावर n जो है वो कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। जहां पे n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब समझते हो क्या कहना चाहता है, कि 4 का पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा। इसका मतलब ये है, और जहां पे n नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो सुनो। इसका मतलब ये है कि जब n के जगह पे आप कोई नेचुरल नंबर रखोगे, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से, ये चलते जाता है ना इनफाइनाइट तक। तो जब n की जगह नेचुरल नंबर रखोगे तो पूछ रहा है कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि दुनिया में कोई ऐसा नेचुरल नंबर पैदा नहीं हुआ है ना, जिसको n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो 0 पे एंड हो जाए। तो देखो लॉजिकली, देखो ध्यान से देखो, कि n के जगह पे 1 रखा तो 4 का पावर 1 4 होता है, n के जगह पे 2 रखा तो 4 का पावर 2 मतलब 4 × 4 16 होता है, n के जगह 3 रखा तो 4 का पावर 3 कितना होता है, 62। तो ये देखा जाए तो ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। तो ऐसे बोल दो भैया, हो सकता है 4 का पावर 10 0 पे एंड होगा, इसको चेक कर लो। हो सकता है भैया 4 का पावर 100 0 पे एंड होगा, इसको चेक कर लो। भाई 4 का पावर 100 तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बस की है चेक करना, और एक क्वेश्चन के लिए इतना कौन चेक करे भाई, एक। तो हमने क्या किया है कि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि दुनिया में जितने भी नंबर 0 पे एंड होते हैं, भैया कौन कौन से एंड होते हैं, अगर देखो तो 0 पे 10 एंड होता है, 20 एंड होता है, ठीक है, 30 एंड होता है, 40 एंड होता है, 50 एंड होता है, ये सब 0 पे एंड होते हैं, है ना। तो जितने भी 0 पे एंड होते हैं जो भी नंबर, है ना, उन सारे नंबर के कॉमन फैक्टर में, मतलब उन नंबर के फैक्टर में, कॉमन फैक्टर नहीं, उन नंबर के फैक्टर में 2 नंबर जरूर आते हैं, 2 और 5। जैसे 10 का फैक्टर कर दो, 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5, 2 5 जब क्या होता है 10 ही होता है ना। और 20 का फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। 30 का फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 × 3 × 5। फैक्टर को आता है ना करना, ये तो सिंपल चीज है यार, आता ही होगा, है ना।
40 का फैक्टर 2 इंटू 5 अगर नहीं आता तो देख लो फैक्टर ऐसे करते हैं, जैसे 40 है तो 40 किसके टेबल में, 2 के टेबल में, कितने बार में, 20 बार में, फिर 2 के टेबल में ये 10 बार में, फिर 2 के टेबल में ये 5 बार में, और 5 के टेबल में 1 बार में। तो 40 का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 5 है ना। क्लियर है ये बात है। वैसे ही 50 का फैक्टर करो तो 50 का फैक्टर होगा 2 इंटू 5 तो देखो जितने भी नंबर जीरो पे एंड हो रहे हैं उन सारे नंबर में एक कॉमन बातें चल रही है कि दुनिया में जो नंबर जीरो पे एंड होते हैं उनके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होता है। 5 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 5 यहाँ पे भी है, 30 में भी देखो 2 यहाँ है और इंटू में 5 यहाँ है ना। 2 इंटू 5 यहाँ भी है, 2 इंटू 5 यहाँ भी है। 2 इंटू 5 के अलावा दुनिया में कोई भी नंबर आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 के अलावा 2 आ गया, या 2 इंटू 5 के अलावा 3 आ गया, तो फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है। लेकिन दुनिया में अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो वो जीरो पे एंड होगा, वरना जीरो पे एंड नहीं होगा। और दोनों आने चाहिए, 2 और 5 दोनों, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि 4 का पावर n क्या जीरो पे एंड होगा, तो देखो 4 का पावर n में 4 का फैक्टर क्या होता है, तो 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है। यहाँ 2 तो आया बट 5 मिसिंग है, और 5 मिसिंग है तो n के जगह पे कोई भी वैल्यू रख लो धरती का, वो कभी भी जीरो पे एंड नहीं। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन जो मैंने अभी समझाया ना पेपर में, तो वो ऐसे तो बोलोगे नहीं, उसको तो लिखना पड़ेगा, तभी तो नंबर मिलेगा भैया। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने भावनाएं व्यक्त कर दी, शब्दों में समझा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, शब्दों को पिरोना है, पिरोते हैं है ना, एक एक चीज को लिखते हैं। देखो, इफ 4 का पावर n कैन एंड with the digit 0, comma, then it must have 2 and 5 as a factor। तो मैंने क्या लिखा कि अगर 4 का पावर n डिजिट 0 पे एंड होगा तो ये तभी एंड हो सकता है जब इसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा, मतलब आना ही आना है। अगर 2 और 5 आएगा तभी ये 0 पे एंड होगा, है ना। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं 4 का पावर n कंटेंस, सॉरी 4 का पावर n, सॉरी ऐसे लिखते हैं ना, बट वी नो दैट द प्राइम factorization, but we know that the prime factorization of 4 का पावर n contains with 2 only। लेकिन हम जानते हैं कि 4 का पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल कौन आता है, 2 आता है, मतलब 2 से ही कंटेन होता है ना। तो यहां पे लिखेंगे कि, अब देखो यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब समझा देता हूँ। हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, पहला लाइन लिख रहे हैं, इफ 4 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। मतलब 4 का पावर n अगर 0 पे एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का पावर n कंटेन्स विद 2 ओनली। हम जानते हैं कि 4 का पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल कौन आता है, 2। अब क्या हो गया, यहां से पता चल गया कि ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो आगे क्या लिखेंगे कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n, क्या लिखेंगे, जब यहां पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है बट 5 नहीं है, तो इसका मतलब है दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है जो इसको 0 पे एंड करवा सकता है। तो यहां लिखो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, नो नेचुरल नंबर n for which 4 का पावर n can and with the digit
जीरो, है ना। तो यहाँ पे लिखा कि दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर एन नहीं है जिसके लिए 4 का पावर एन जो है वो डिजिट जीरो पे एंड होगा। और ये स्टेटमेंट लिखोगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो पेपर में 2 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स का होगा तो 3 मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर का रेशियो दे रखा है और रेशियो क्या है 2:3 है ना। एंड देयर एलसीएम इज 180 और इनका एलसीएम कितना है 180 है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। तो बोल रहा है वो जो दो नंबर है ना जिनका रेशियो 2:3 था उनका क्या निकाल दो आप, एचसीएफ निकाल दो। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सिंपल काम करेंगे, बहुत सिंपल काम, सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो दो नंबर का रेशियो दे रखा है, टू नंबर का रेशियो क्या है 2:3, इसको मान लेंगे लेट कॉमा टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। दो नंबर को हम मान लिए 2x और 3x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दो नंबर था ना, ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर इस रेशियो में था, तो रेशियो को हमेशा x के फॉर्म में मानते हैं, मान लिया। अब बोल रहा है कि जो नंबर आपका, जो दो नंबर आपका रेशियो के फॉर्म में था उनका एलसीएम 180 है। मतलब जो दो नंबर हमने माना है 2x और 3x, इन दोनों का एलसीएम 180 है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 180 है, हमारे अनुसार क्या है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2x का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 इंटू एक्स। फिर 3x का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 3x का फैक्टर 3 इंटू एक्स। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। अब देखो यहां पे दोनों में कॉमन कौन है, x लिख लिया। फिर कॉमन कौन नहीं है, एक 2 और 3 दोनों कॉमन नहीं है। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 6 इंटू एक्स 6x, है ना। तो एलसीएम अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा हो गया 6x। ठीक, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है 180 भाई। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे नाउ कॉमा एलसीएम इक्वल टू कितना है 1। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एलसीएम इक्वल टू कितना है 180। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम 180, हमारे अनुसार एलसीएम कितना है 6x। तो यहाँ पे एलसीएम की जगह 6x रख दिया, इक्वेट करवा दिया, है ना। अब यहाँ से x निकाल दो, 6 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड, तो 180 बटे 6, और 6 से 180 काट लिया कितने बार में 30 बार में। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 30, है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दो नंबर फाइंड कर लेंगे। दो नंबर हमने जो 2x और 3x माना है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देयरफॉर पहला नंबर हमारा क्या था 2x, यही था ना। तो क्या करें, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं ना, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 2x। ठीक, तो 2x, तो 2 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 30, x की जगह 30, और 2 इंटू 30 कितना होगा 60। ठीक, अब सेकेंड नंबर कितना था 3x, तो यहां पे लिखेंगे एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x, है ना। 3 का 3, 3 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 30, 3 गुने 30 कितना हो गया 90, है ना। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो दो नंबर था, ठीक है, जो दो नंबर था उसका क्या बताना है एचसीएफ। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, उन नंबर का एलसीएम बताना, मतलब एचसीएफ बताना है। तो पहला नंबर 60 है, दूसरा नंबर 90 है, इसका एचसीएफ बता दो। तो यहां लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 60, 90। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसे लिखो ना, 4 एचसीएफ ऑफ 60, 90, है ना। तो सबसे पहले 60 का क्या करो प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में। 90 का फैक्टर देखो, 2 के टेबल में 45 बार में, 3 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार। ठीक, अब हमें क्या पूछा, एचसीएफ पूछा था। क्या पूछा था, एचसीएफ। ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ कैसे निकलते हैं, दोनों में कॉमन, देखो कॉमन कौन है 2 इंटू, और कॉमन कौन है 3, है ना, इंटू, और कॉमन कौन है 5, है ना, और कुछ कॉमन है नहीं। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 30, तो 30 जो है वो इसका एचसीएफ है,
और हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, है ना। आसान है ना, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको बोल रहा है कि ये शो करके दिखाओ कि ये जो नंबर लिखा है ये प्राइम नंबर नहीं है ना। ये शो करके दिखाना है, ला करके दिखाना है, ठीक। तो सिंपल है, जो नंबर आपको दिया गया है सबसे पहले वो लिखो, ठीक। क्वेश्चन के अनुसार तो यही नंबर गिवन है। अब क्या करो, देखो ये जो मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, ये आपका फर्स्ट नंबर है और प्लस के बाद ये दूसरा नंबर है। तो जब हम कॉमन लेंगे ना, तो इसमें और इसमें लेंगे कॉमन। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन कुछ खींचो जो कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा है तो मत लो। आ रहा है क्या, देखो तो। हाँ आ रहा है ना भैया, यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे 11 है और प्लस के बाद यहाँ 11। चलो 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 यहां से चला गया तो क्या बचा, 11 चला गया तो 19 इंटू 23 बचा, ठीक। लिख दिया। प्लस था, प्लस यहां से 11 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 3। अब क्या करो, 11 को रहने दो। अच्छा 19 को 23 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 19 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। 19 3 जा 57 का 7 बचा हाथ में 5, है ना 5। 19 2 जा 38, 38 और 5 कितना होता है 43। तो 437 आ जाएगा, 437 प्लस 3 प्लस 3, ठीक। अब सुनो, 11 अपनी जगह सुरक्षित है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 437 को 3 से प्लस करो तो 440। आपको पता है कि प्राइम नंबर होता है क्या, जैसे ध्यान से सुनना मेरी बात। प्राइम नंबर क्या होता है वो सुनो। प्राइम नंबर वो होता है जिसकी केवल दो फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा वन, ठीक है। अगर वैसा नंबर जिसके दो फैक्टर आते हैं, एक वन और दूसरा वो खुद, तो वो प्राइम है, वरना वो प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट, है ना। तो देखो इधर, जैसे टू, टू जो है, टू के दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से। अगर टू का फैक्टर करें तो टू वन जा, टू इंटू वन लिखो, यही लिखेंगे ना। तो टू के दो ही फैक्टर है, एक तो वो खुद और दूसरा वन, तो ये प्राइम है। जैसे थ्री, थ्री का अगर फैक्टर करें तो थ्री इंटू वन, यहाँ पे भी दो ही फैक्टर, एक तो वो खुद और दूसरा वन, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। फोर, फोर का अगर फैक्टर करें तो टू इंटू टू, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे, ठीक है, फोर का फैक्टर टू और टू है क्या, फोर का फैक्टर फोर खुद और वन है क्या, नहीं है ना। तो देखो फोर का फैक्टर वो फोर खुद और वन नहीं है, तो ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट है। जैसे फाइव ले लो, फाइव का भी वापस देखो, फाइव के दो फैक्टर, एक फाइव खुद और दूसरा वन, है ना, तो ये प्राइम। सिक्स ले लो, सिक्स का फैक्टर टू इंटू थ्री, तो सिक्स का फैक्टर जो है वो टू है और कौन है, थ्री है। यहाँ पे सिक्स का फैक्टर सिक्स और वन तो नहीं है, मतलब जब नहीं है सिक्स का फैक्टर सिक्स और वन खुद, है ना, तो ये कैसा नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ठीक। तो पहला डेफिनेशन ये कहता है प्राइम नंबर का, कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा एक, ठीक है, तो वो प्राइम। तो ये प्राइम, ये प्राइम और ये प्राइम, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर, ठीक। प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है मतलब कंपोजिट है, ठीक। दूसरा डेफिनेशन प्राइम का क्या कहता है वो सुनो। एक फैक्टर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा नंबर जो वन से और दूसरा खुद से डिविजिबल हो, वो प्राइम है, ठीक। और वैसा नंबर जो वन और खुद के अलावा दूसरे से भी डिविजिबल होने लगे, तो वो प्राइम नहीं है। जैसे टू, टू जो है वो वन से डिविजिबल है, वन के टेबल में टू आता है और टू के टेबल में टू आता है, तो ये प्राइम। लेकिन फोर को देखो, तो फोर जो है वो वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो वन और खुद के अलावा ये टू से डिविजिबल हो गया ना, तो ये प्राइम नहीं है, ठीक। अब प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट। तो ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बनेगा, ठीक। तो यहां पे देखो, तो यहां पे इस नंबर के, ये जो पूरा नंबर लिखा है इसके दो फैक्टर हो गए, ठीक, एक 11 और दूसरा 440। ये नंबर खुद और वन तो इसका फैक्टर नहीं है ना, नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, हैंस कॉमा गिवन नंबर is not a
प्राइम नंबर। जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये शो करना था, ये हमने शो कर दी। और कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है भाई, यहाँ पे लिखा ना नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख सकता है कि इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो नॉट अ प्राइम नंबर बोले या इज अ कंपोजिट नंबर बोले, बात एक ही है, जो प्राइम नहीं होता वही कंपोजिट नंबर, ठीक। और अभी जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो उस टाइम बार बार बोल रहा था कि प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। उम्मीद है ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गए, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान रखना, हो सकता है कि पेपर में ये डिजिट के साथ सेम टू सेम छप जाए, या हो सकता है इसमें हल्का फुल्का चेंजेस के साथ छपे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन छपेगा वो इसी पैटर्न का छपेगा या फिर यही छपेगा, ठीक। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट केवल लेना नहीं है, इसको घर पे बार बार प्रैक्टिस करना है ना, बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, फिलहाल उम्मीद है आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो इसी सीरीज में करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल, और जितने भी चैप्टर हैं उन सबके मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसी सीरीज को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे, मतलब अगला जो वीडियो है वो कल आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।